बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुशामदीद कहेंगे। ऐसे में जबकि सियासत का एक पूरा माहौल बन चुका है, ऐसे में जबकि अपोजिशन सड़कों पर निकलने के लिए तैयार बैठी है, अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से भी मराहिल हतमी सतह पर पहुंच चुके हैं, मगर इसके साथ साथ अवाम सिर्फ वो लोग हैं या अवाम के बारे में ये कहा जा रहा है और बार बार अपोजिशन अवाम को दावत दे रही है कि आइए हमारे इस खेल के अंदर शामिल होइए, इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजिए, क्योंकि एक आम आदमी को सियासत से ज्यादा अपने घर और महीने के राशन से ज्यादा दिलचस्पी नजर आती है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने कल रात जो एक फैसला किया पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर, उसने अवाम के अंदर गम गुस्से को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या अवाम इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ अब अपोजिशन की इस तहरीक में उनके साथ बढ़ने के लिए तैयार होगी? ऐसे में जबकि बल्दियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, क्या बल्दियाती इंतखाबात के अंदर इस तरह के फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ कामयाब होगी? इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ आलमी सतह पर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात, मगर इसके साथ साथ सऊदी ममालिक में या अरब ममालिक में हम कहें कि इसराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात का खित्ते के ऊपर क्या असर बरामद हो सकता है, इसके ऊपर भी हारून साहब से हम तजिया लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले बल्दियाती इलेक्शन, मगर हारून साहब मुझे बड़ी तकलीफ है, मेरा बहुत पेट्रोल लग जाता है, पेट्रोल बहुत सभी का एक आदमी का मसला नहीं है, सारे मुल्क का मसला है। तो मुल्क फिर, लेकिन ये है कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत जो है वो $90 से $100 ही रहेगी। और वो वज़ीर ख़जाना साहब ने आ जाना था, वो मैं कहीं मसरूफ़ हो गया, इस पर अपना मौक़िफ़ हुकूमत को उन्होंने देना था, तो उनको मौक़िफ़ हम ही दे देते हैं। लेकिन पहले दूसरी चीज़ों में बात कर बल्दियाती इलेक्शन जो उन्होंने मौक़िफ़, मेरी उनसे तफसील के साथ बात हो गई, जो उनका मौक़िफ़ था वो मैं ही बयान कर देता हूँ, क्योंकि एमरजेंसी हो गई। तो बल्दियाती इलेक्शन तो वाज़ेह है, बल्दियाती इलेक्शन सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहे, उससे पहले पख्तूनख्वा में हो रहा है। पख्तूनख्वा में कुछ तो गेन किया PTI ने, यानी वो जो ख़तरा था ना कि बिल्कुल ही रेडिकेट हो जाएगी। दूसरा ये मैंने काफ़ी गौर किया, बल्दियाती इलेक्शन कोई पैमाना बजाय ख़ुद नहीं है, उसमें बुनियाद देखें ना, जब टिकट ठीक दिए, निस्बतन ज़्यादा बेहतर कैंपेन की, तो सूरत हाल कदर बेहतर हो गई। जी, ऐसा ही है। और अगर बर वक्त यानी 6 महीने 8 महीने एक्सरसाइज की होती, अब तो मुमकिन नहीं है। अब तो इनके पास पंजाब में भी टाइम नहीं है। वो PTI का एक ही मसला है, टिकट ठीक नहीं दे सकते। यानी आप देखें ना, लकी मरबत में PTI का MPA जो सबक वजीर भी है, जिसकी इमरान खान साहब एक ज़माने में बहुत तारीफ़ किया करते थे, फिर पता नहीं क्यों नाराज़ हो गया उससे, उसने ग्रुप बना के तो मेजॉरिटी सीटें जीत ली एक आदमी ने। वो अगर इसका मतलब ये है कि अगर उसे एतमाद है, और PTI के सारे उम्मीदवार हार गए, हालांकि PTI के तो वोट तकसीम हो गए ना, सही, इसके बावजूद PTI ही के आदमी ने सारी सीटें जीत ली, तो PTI में है अभी तक। और फरमाया आपने, इसका मतलब ये है कि अगर टिकटें ठीक देते तो सूरत हाल ख़राब भी अगर होती, नाराज़ तो लोग हुकूमत से होते ही हैं, तो अक़वात पूरी होती ही नहीं है, और ज़ाहिर खान साहब से भी नहीं पूरी हुई, तो ये बुरा हाल ना होता। अब पंजाब में भी यही होगा, वसी पंजाब। यहाँ टिकट कौन दे रहा है आपको पता है? वो एक पहले कमेटी बनाई थी, आमिर कियानी साहब, हफीजुल्लाह साहब हैं, कुछ तीसरे आदमी हैं, उनका नाम याद नहीं। हफीजुल्लाह नहीं है, वो अपना जो टिकट देने वाले हैं, पहली बात है मैकेनिज्म चाहिए, तरीका चाहिए ना, यानी डेटा तो होना चाहिए, मैकेनिज्म होगा तो सारा डेटा आएगा। ऐसा ही है। सर्वे हो, सर्वे में खान साहब कहते मैं बिलीव नहीं करता, अब इसका क्या इलाज है? कमाल हो गया। आदमी कहता है पानी पीने में बिलीव नहीं करता, इसका क्या इलाज है? ठीक है, तो वो पंजाब में भी टिकटों का फिर वो कैंपेन कौन चलाएगा? पंजाब में ये मालूम ही नहीं है कैंपेन कौन चलाएगा। तो फिर पूरी तैयारी के साथ वो कैसे उतरेंगे? नहीं, यही तो बता रहा हूँ ना, कोई तैयारी नहीं है, हारेंगे बहुत बुरी तरह। अच्छा, 2 बातें मैं आपको बता देता हूँ, बताइए। एक तो ये कि मेरे अंदाजे के मुताबिक, गलत तो किसी का भी अंदाजा हो सकता है, मैं दावा नहीं मैं कर रहा, अंदाजा कर रहा हूँ, एक तो इमरान खान साहब की हुकूमत 2023 तक नहीं जा रही, और दूसरा 2023 के बाद इसके आने का चांस ही कोई। वैसे आप इस बात के हामी हैं कि मुद्दत पूरी होनी चाहिए, मुझे क्लियर करें। मैं तो हामी तो मैं कोई जाती वजह से नहीं हूँ, या कोई मुझे हमदर्दी उनसे, मुल्क के मुफाद के तहत मैं ये कह रहा हूँ, इंस्टेबिलिटी हो जाएगी
अदम इस्तेहकाम हो जाएगा, उससे महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, सरमाया मुल्क से या बाहर चला जाएगा, सिमट के सुकड़ जाएगा। सरमाया बहुत सेंसिटिव होता है और ये लोग देख लेंगे। हुकूमत तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की 2023 के बाद किसी तरह आती नज़र ही नहीं आती, उनके लोग नाखुश हैं। जहांगीर तरीन साहब का जो मीटिंग हुई है रात तो हमें पता नहीं था, उस वक्त तो इजलास जारी था। तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि कोई फैसला नहीं हुआ, फैसला इनफैक्ट हुआ भी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ने कहा है कि नून लीग ज्वाइन करें। फायदा नून लीग के साथ है या पीपल्स पार्टी के साथ है? पंजाब से उनका ताल्लुक है तो नून लीग के साथ ही फायदा है। जहांगीर तरीन साहब का अपना रुझान नून लीग की तरफ नहीं था, वैसे शहबाज शरीफ से उनके ताल्लुकात ठीक है। देखो ताल्लुकात तो सियासत में जरूरत के तहत रखे जाते हैं ना। इनके पास एक ऑप्शन था, ये सुलह कर लेते उनसे, उस पर राजी नहीं हुए होंगे। कौन नहीं राजी हुआ? इमरान खान साहब। नहीं, इमरान खान साहब तो मतलब जो पोजीशन ले लेते फिर उससे जो जितनी मर्जी तबाही है वो तो उन्होंने कहा था तालिबान का दफ्तर खोल दे। जब हुकूमत में आए तो उन्हें पता चला, और 3 MP कत्ल हुए थे PTI के पख्तूनख्वा में, तो फिर उन्हें पता चला कि इनके साथ तो मामला नहीं हो सकता। फिर भी मुज़ाकरात की कोशिश की, तो क्या हुआ? हमने कहा था ना कोई फ़ायदा नहीं होगा मुज़ाकरात से, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो इनके पास तो बिल्कुल खुला ऑप्शन है, यानी जिस आदमी को वो वजीर नहीं बनाना चाहते मोना सलाई को, उसकी तो तारीफें कर रहे थे कल। वो कह रहे थे तुम तो जहाद करते हो। वो जहाद कर रहा है ना, अब जहांगीर तरीन भी जहाद कर सकता है। जहांगीर तरीन को किसी ने रोका है जहाद करने से, या वो जहाद का मुखालिफ है? जिसको ये जहाद कहते हैं वो तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। वो जहाद ये PTI की हुकूमत रहे, नवाज शरीफ के लिए जहाद ही है कि नून लीग की हुकूमत रहे, जरदारी साहब के लिए बिलाल की हुकूमत है, इनका जहाद तो यही है ना। ऐसा ही है। तो जैसे ये सादिक अमीन का इन्होंने बनाया हुआ है, रियासत मदीना कहते हैं। मेरे पास एक तस्वीर है, मैं सोचा आज वो दिखा दूं आपको। अच्छा। वो नमाज जनाजा किसी के पढ़ रहे हैं, तो सदर साहब भी हैं और वज़राए कराम भी हैं। तो जब उसने तकबीर पढ़ी तो कुछ लोग वैसे ही खड़े रहे, कुछ रुकू में चले गए, और कुछ जो है वो उन्होंने हाथ ऊपर उठा दिए। किसी की समझ में नहीं है, ये रियासत मदीना है। मतलब किसी को, ये तो बातें एक चीज़ है, अमल एक बिल्कुल दूसरी चीज़ है। काम सीखना पड़ता है। इमरान खान साहब को ना इकानमी पता क्या होती है, यानी पेट्रोल का उन्हें ये मशवरा नहीं दिया गया था जिस पे उन्होंने अमल किया। वैसे हमारे साथ तरीन साहब आ जाएंगे, अभी उनसे रब्ता हो गया, वो आएंगे। अच्छा चलो आ जाते हैं, इस मामले पे उन्हीं से हम बात कर लेंगे। तो बहरहाल जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है उसमें से कुछ आज़ाद रहने के हामी हैं, कुछ नून लीग के साथ जाने के हामी। ठीक है हारून साहब, खबरें लेकिन बल्दियाती इलेक्शन के बावजूद मेरा अंदाजा है कि इमरान खान की हुकूमत 2023 तक रहेगी। ठीक है हारून साहब, जो खबरें इमरान खान साहब की अरकान असम्बली से मुलाकात के बाद सामने आ रही हैं उसमें यह है कि शिकवे बहुत ज़्यादा थे, मुतालबात बहुत ज़्यादा थे जिन्हें पूरा नहीं किया गया, जिन वादों को पूरा नहीं किया गया। अब ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि लोगों से हम वोट किस तरह से लेंगे। बल्दियाती इंतखाब भी तो तय करेगा कि 2023 के बाद सिचुएशन क्या बनेगी। शिकवे तो सभी को है ना, अरकान असम्बली के, ये तो सारा सिस्टम ही मफाद परस्ती पर खड़ा हुआ है ना। आप बल्दियाती इलेक्शन के लिए फंड्स दे दें, मगर फंड्स हैं कहाँ, कितने दे देंगे और किसको देंगे? पहली बात तो यह सही आदमी का इंतखाब। मैं आपको तारीख से एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देता हूँ। एक तो खैर हमारे सामने अकबर आजम की मिसाल है। अकबर आजम तो पढ़ लिख ही नहीं सकता था, ये लिखी हुई इबारत नहीं पढ़ सकता था, जो प्राइमरी का बच्चा भी पढ़ सकता है। उसने उसको सिर्फ एक आदमी है जिसको ग्रेट कहा जाता है, अकबर द ग्रेट। इवन शेरशाह सूरी को नहीं कहा जाता। तो वो हम जानते हैं ना, 9 रतन, उसके 9 एडवाइजर कौन थे हम जानते हैं ना उनको सब। अच्छा, शेरशाह अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हम सब जानते हैं, तारीख़ फरिश्ता में उसकी सारी तफसील मौजूद है कि कौन उसका एडवाइज़र था। जी जी, ठीक है जी। वो मोटा कोतवाल उसको कहते थे, नाम है उसको भूल गया। जब वो हमाकत करने लगता था, वो मुगलों को उसने शिकस्त दी। सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी वाहिद आदमी है जिसने तातारियों को शिकस्त दी। सारा मिडिल ईस्ट में रौन डाला, सेंट्रल एशिया रौन डाला। चीज़ें उसके ज़माने में सबसे ज़्यादा सस्ती थी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था। और ये कोई छोटे कारनामे नहीं है। नहीं तो जाहिर है एडवाइजर, देखो ना, आदमी चुनता है ना अपना एडवाइजर। मैं आपको बड़ी, ये रैगन काम ही नहीं करता था।
यानी रैगन की मेज साहब होती थी। काम न करने से मुराद ये नहीं, काम तो करता था, जाहिर है, नहायत शानदार मुकर्रर था, रिकॉर्डेड अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट है। उसने अभी तो चार्ज नहीं लिया था तो उसने अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र का इंतखाब करके तो उसे लाहौर भेज दिया था। सरकारी पैसे तो उसको मिल ही नहीं सकते थे, ज़ाहिर है पार्टी फंड से खर्च किया या जैसे भी किया। बर्जिंस्की को भेजा ना ज़ियाउल के पास के अफगानिस्तान में क्या करना है, और पॉलिसी उसके हल्फ उठाने से पहले बन चुकी थी। फिर उसने कहा टैक्स कम करूँगा। वो उसके बारे में ये मशहूर था, और मशहूर क्या दुरुस्त था, कि वो अब बेहतरीन एडवाइज़र्स का इंतखाब करता है और उन्हें काम सौंप देता है। मैं आपको औरंगज़ेब आलमगीर की बड़ी दिलचस्प मिसाल देता हूँ, नाकाबिल यकीन मिसाल। उसने कहा हसन वुज़ू के लिए पानी चाहिए। अच्छा। तो दूसरा भी एक खादम खड़ा हुआ था, हसन भी खड़ा हुआ था। तो नहीं, उसने कहा हसन, सिर्फ इतना कहा हसन। तो वो उसने फ़ौरन वुज़ू के लिए, वो आप दस्त कहते हैं, अब हम लोटे का लफ्ज़ राइज हो गया, लोटे का लफ्ज़ ज़रा बड़ा अजीब बेहुदा सा लगता है, आप दस्त कहते थे। उसने पानी डालना शुरू किया। अच्छा। उसने कहा दूसरे खादम ने कि बादशाह ने तुम्हें आवाज़ दी है, तुम बजाय जाके अपना शहनशाह की बात सुनो, तुम लोग पानी भरने लगे आप दस्त में। उसने कहा बादशाह जब वुज़ू से होता है तो मोहम्मद हसन कहता है। हसन कहने का मतलब है वो वुज़ू से नहीं है, उसको वुज़ू की ज़रूरत है। अच्छा, ये उसका यानी एडवाइज़र तो नहीं था, मुलाजम था, खादम था, मगर लेकिन इस कदर दाना आदमी था। एक बात तो यही समझ लें। दूसरी ये है कि वो उसके साथ गया जमुना के किनारे, ठीक है, जैसे ही वो सैर करने के लिए गया, जैसे ही वो गया तो पीछे से एक कारिंदा भागता हुआ आया घोड़े पे सवार, कि एक इमरजेंसी हो गई है, वो वहीं से वापस आ गया। अच्छा। इतने में उसने सिर्फ एक फिक्रा कहा कि हसन मुझे खाने में क्या चीज़ पसंद है, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा अंदाज़ा कितना दुरुस्त। अच्छा। उसने कहा बैजा यानी अंडा। इतने में वो आदमी आया, उसने शोर मचा दिया, जहाँ पला एक मसला हो गया, कोई झगड़ा हो गया या क्या हो गया, तो वो घोड़े उसने बाग मोड़ ली, वो चले गए। वो इसके बाद एक जंग शुरू हो गई। अच्छा। जंग के बाद वो वापस आए, उसी तरह सैर करने के लिए गए, तो किसी तमीद के बगैर आलमगीर ने कहा हसन किस चीज़ से, यानी जो मैं अंडा खाता हूँ मुझे पसंद है, किस चीज़ से? अच्छा। उसने कहा जहाँ पर नमक से। बस यही अल्फाज का तबादला। अच्छा, बस देखिए ना, ये होता है। ये इमरान खान साहब तो जो आखिरी आदमी है उससे मशवरा, उसका मशवरा मान लेते हैं। 5 से अगर किया तो 5वें का अक्सर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पेट्रोल के लिए कम्युनिकेशन का लेवल ही ठीक नहीं है। इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया प्रोग्राम मुकाबिल के लिए वक्त निकालने के लिए। सर आपके बारे में, आपकी हुकूमत के बारे में तासुर है कि आप तो गुर्बत मिटाने आए थे, ये तो गरीब मिटाओ पॉलिसी के ऊपर चल निकले हैं आप लोग। नहीं, मेरे ख्याल में ये ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो सारी दुनिया के बीच में ये जो सुपर साइकिल आया कमोडिटीज का, उसकी वजह से जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हमारी हो रही है वो तो सारी दुनिया में हो रही है। वो तो बरतानिया में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, इंडिया में भी हो रही है। तो अगर आप हमारी लोकल इन्फ्लेशन देखें तो आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले कुछ 3-4 महीनों में बिल्कुल जो कीमतें थी वैसी रही हैं। हालांकि इसके बीच में भी हमें पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं। नवंबर के जो दिसंबर वर्सेस नवंबर, जनवरी वर्सेस दिसंबर, तो वो तो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो तेल की कीमतें, जो कि जनवरी के बीच में $42 पर बैरल थी और अभी कोई 94 से $95 पर बैरल होगी, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। खुर्दनी तेल जो $700, $600 से $700 था फी मेट्रिक टन, अब वो 1400 पे चला गया। कोयला इस तरह महंगा हो गया। इस तरीके से हमारी दालें जो हैं, जो 70% इम्पोर्ट करते हैं, वो महंगी होगी। तो ये चीजें जो हैं ये हमारी ये एक किस्म से एक चैलेंज है। लेकिन हमने भी इसका सद्देबाज ये किया है कि एहसास राशन लेके आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है, और अब मैं कोई 2-3 प्रोग्राम और लेके आ रहा हूँ, 3-4 प्रोग्राम जो अगले 5 से 10 दिन में, जिसका हमारा मोटो इस वक्त ये है
क्योंकि ये चीजें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इम्पोर्टेड है जो हमारी इन्फ्लेशन है। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि हमारा इस होता है कि महंगाई का तोड़ और आमदनी पे जोर। हम आमदनी बढ़ाना चाहते हैं अब लोगों की, और स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास है, अर्बन मिडिल क्लास है और सैलरीड क्लास है, ये बहुत हिट हुए हैं। बाकी लोग तो फिर भी उनकी इनकम दोबारा बढ़ी हैं, इनकी इनकम इतनी नहीं बढ़ी, तो इन पे हम इनकी आमदनी के ऊपर जोर देंगे। जब सुपर साइकिल खत्म हो जाएगा, जिसमें में भी 4 महीने 6 महीने 8 महीने लगेंगे, उस वक्त फिर जो है लोगों की आमदनी तो बढ़ी होगी, तो फिर एक किस्म से खुशहाली जो है वो ज्यादा नजर आएगी। अच्छा सर, ये फरमाइए कि अगर यूक्रेन का क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसे कुछ उम्मीद तो की ही जा सकती है, फ्रांसीसी सदर की भी बात हुई है और जर्मनी की भी बात हुई है और यूरोप का इंटरेस्ट भी इसमें है कि क्राइसिस वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उम्मीद है कि फ्यूल की प्राइस गिर जाए? हाँ जी, मेरे ख्याल में आज उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि हम एक्सरसाइज अपनी खत्म कर रहे हैं और हम विड्रॉ करेंगे। तो आज ही चंद घंटों के बीच में कोई $3.5 जो है ब्रेंट कम हुआ है। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त फर्क पड़ेगा। दूसरा ये है कि ये अमेरिका वगैरह भी, ये जितना भी फ्यूल इन्फ्लेशन हुई है उनकी, तो वो खुश नहीं है। एक दफा तो जो बाइडेन ने किंग सलमान से बात की है, तो मेरे ख्याल में अब ये भी होगा कि वो उनको ये भी कहेंगे कि भाईजान काफी हो गया, आपने काफी कमा लिया, अब जरा हमारे ऊपर भी रहम करें। मीनवाइल ये हो सकता है कि जो अशियाए तय्युश की दरामद है, मतलब बड़ी गाड़ियां जो हैं वो कुछ अरसे के लिए रोक दें या कुछ और ऐसे इकदाम करें, हमारा बिल कम हो जाए। वो मैंने कर दी हैं, देखें। इसलिए आप देखेंगे कि दिसंबर और जनवरी के दरमियान में जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो $7.6 बिलियन से कम होकर 5.9 पे गई हैं। 1.7 बिलियन जिसकी जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं, क्योंकि हमने इन पे ड्यूटियां इंक्रीज कर दी हैं, और हमने जो फिर कई ऐसी नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उन पे हमने मार्जिन लगा दिए हैं, उनको रोकने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश है आपके, फिर इंशाल्लाह तफसील तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, देखिए ये जो गाड़ियां वगैरह का है, कुछ जहां हम कम कर सकते हैं ना, आर्जी तौर पे, मुस्तकिल तौर पे नहीं कर सकते। मुस्तकिल तौर पे अगर आप दुनिया से कट के ज़िंदा नहीं रह सकते, तो बेशुमार चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ये जानवरों की खुराक है, मिसाल के तौर पे खाने की बाद अशिया हैं, अगर जो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गाड़ियों वगैरह से तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। ये एक रुझान हो गया माशरे में कि बहुत कीमती गाड़ियाँ जो हैं 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए के लोग ख़रीद रहे हैं। जिस तबके के पास पैसा है, ईजी मनी है या नाजायज़ पैसा है, वो तो बहुत नमूद नुमाइश करता है। तो उसमें तो बहरहाल जितना भी हो सकता हो वो करना चाहिए। लेकिन हारून साहब, बात ये भी तो है कि आपने जिस तरह से गाड़ियों की बात की है, 2 तबके बन गए हैं और वो जोर पकड़ रहे हैं। अमीर होता चला जा रहा है, गरीब मुसलसल नीचे जा रहा है। ये भी तो प्रॉब्लम है। वो तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी से ही ठीक हो सकता है। मसलन जो बड़ी इंडस्ट्री है उसने इस साल बेहद मुनाफा कमाया, मामूल से कहीं ज्यादा कमाया, यानी उसकी मिसाल ही कम मिलेगी, लेकिन मजदूरों को तो नहीं दिया, मुलाजिमों को तो नहीं हुआ। वो तो एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी बनानी पड़ती है ना, और वो सिर्फ वजीर खजाना के बस की बात नहीं है, वो कैबिनेट की ये ज़हनी सतह हो कि वो ये कर सके, मशीर ऐसे हों। और वजीर आज़म साहब देखिए ना, उसने कहा था महातिर मोहम्मद ने कि एक हुक्मरान के लिए 2 चीज़ों को समझना ज़रूरी है, सियासत को भी और मईशत को भी। जी, अब खान साहब जितना समझते हैं वो अंदाजा सबके पास नॉलेज है उसका। ठीक है, आपने काबीना से याद करवाया, आपको खबर भी शायद आपके नॉलेज में हो, पंजाब के अंदर 4 नए वजीरों को शामिल करने लगे। जी, पंजाब में 4 नए वजीर, मरकज में भी कुछ वजीर। अभी ये मालूम नहीं हो सका कि वो कौन, हलीफों में से ज्यादा काम तो ये है कि हलीफों में से लाजमी होंगे। मसलन ये रोके रखने के लिए है, उनको अपने साथ रोके रखने के लिए, और जाहिर और किस लिए, और उसका तो कैबिनेट की तादाद में, कैबिनेट तो होती थी 6 आदमियों की, 8 आदमियों की। जब मुल्क जो है निस्बतन बेहतर चलता था, अब से बेहतर था, तो कैबिनेट तो यही होती, 6 वजीर 8 वजीर 10 वजीर, इससे ज्यादा वज़रा की तो जरूरत। इनका साइज भी कैबिनेट का बहुत बड़ा है, इन्होंने दावा छोटे का किया था, लेकिन 37 सब में फिर 41 हो जाएंगे। अब 4 शामिल है, जलसा आम होता है, उसमें तो बात ही नहीं हो सकती। आपको बताया तो था, वो हाथ खड़ा किया,
उन्होंने अपना अलीजादी साहब ने उसने कहा 2 मोटरसाइकिल खरीद के दे दिए। कैबिनेट में ये मोटरसाइकिलों की खरीदारी का और भी इसी तरह की गुफ्तगू होती है। ठीक है हारून साहब, पेट्रोलिंग हमारे पास वक्त कम था इसलिए तरीन साहब से बात नहीं, शौकत तरीन साहब से ये हो सकी। एक शिकवा ये भी हारून साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब आलमी सतह पर गिरती हैं तो पाकिस्तान के अंदर उसका असर पहुंचते पहुंचते दोबारा से कीमत पाकिस्तान के अंदर आप हो जाती है, ये शिकवा भी है। वो फ्यूल के आने में वक्त लगता है ना जी, वो तो ये तो नहीं हो सकता। इस वक्त तो जो टैक्सेस हैं वो कम कर दिए हैं मिनिमम सतह पे। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की तारीख में टैक्स पेट्रोल पे और डीजल पे और मिट्टी के तेल पे कभी इतने कम रहे हों। लेकिन लेवी ज्यादा कर दिया साहब, लेवी ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, बल्कि कतन ज्यादा नहीं। मेरे पास ऐसे फिगर नहीं है, मगर आप कहें तो कल मैं लेऊंगा। 70 अरब रुपए माहाना आमदन में कमी हुई है। ये जितनी जब हुकूमत आई थी तो जो फ्यूल की प्राइसेस जो कम थी तो ये बनते हैं 840 अरब रुपए सालाना। ये कहाँ से पूरे करेंगे? इंडिया में क्या है प्राइस? इंडिया में भी इसी तरह से पाकिस्तान में ज्यादा है, नहीं है। यहाँ आप 160 हो गई है। हाँ जी 160, 159। इंडिया में 230 रुपए। और सब फिक्स आमदन का भी तो एक तसलसल है ना। ओहो, वो अपनी जगह बात है। इंडिया में कौन सी खुशहाली है? इंडिया में भी तो एक तबके में खुशहाली है ना, कारपोरेट बिजनेस करने वाला। 10 करोड़ आदमी तो इंडिया में ऐसे हैं जिनका पोस्टल एड्रेस नहीं, डाक का पता ही नहीं है, जो फुटपाथों पे सोते हैं। सही, ठीक है। एक आखिरी सवाल हारून साहब, उसके बाद ब्रेक पर चलेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर अगर ज़खायर बढ़ा दिए जाएं, स्टोर करने की कुव्वत या इस्तेदाद को बढ़ा दिया जाए पेट्रोल की, तो कीमतों में कुछ ठहराव आ सकता है? इससे भी ज्यादा अहम बात यह है, ये इससे फर्क पड़ सकता है। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि आपने गैस बर वक्त इम्पोर्ट की होती, नंबर 1। नंबर 2, जहां कहीं आपके पास फ्यूल मौजूद है। आपको पता है पाकिस्तान में रेशो सबसे ज़्यादा है तेल निकलने का। यानी सऊदी अरब में अगर 20 कुएँ खोदे मिसाल के तौर पर, तो एक कुएँ में से पाकिस्तान में 401 निकलता है। अगर ये वो साइज़ कम है, यानी वो प्याले की तरह होता है ना, ऐसे एग्जैक्टली प्याले की तरह नहीं, मतलब शेप उस तरह की बनती है, मिलती जुलती, साइज़ कम है। फिर जो गैस आपके पास मौजूद है वो कौन सी आपने निकाली है? फिर कोयला जो थर का इतने अरसे से पड़ा हुआ है तो उससे आपने क्या फायदा उठाया? देखिए, चीन में टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली गई है कि वो गैस भी इस्तेमाल हो रही है। ईजाद का मतलब गैस भी बना सकते हैं उससे, और उसे डीजल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सही। अगर आप उसे डीजल में कन्वर्ट कर लें या गैस में कन्वर्ट कर लें तो वो मजमूई ज़खायर ईरान और सऊदी अरब के तेल के ज़खायर से बड़े हैं। सही, ठीक है। तो वो इन द लॉन्ग टर्म तो ठीक होगी इकोनॉमी, लेकिन इस वक्त तो ये अगले 5, 7, 10 साल बहुत मुश्किल हैं, इसमें से गुजरना होगा। जैसे तुर्की में इन्फ्लेशन को 30-35% पे चली गई थी, अब वो इक़दाम कर रहे हैं, कुछ टैक्स वगैरह कम किए हैं, कुछ और चीज़ें की। फिर सबसे अहम बात जो हम दोहरा के थक गए, आधा मुल्क टैक्स देते ही नहीं। कुछ बड़े बड़े चले गए अपना प्रॉपर्टी के बिजनेसमैन, उन्होंने जब वज़ीर आज़म को कायल कर लिया, नाम भी मुझे मालूम है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कायल कर लिया कि सारा पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होनी चाहिए, उसको सारी मराहत दे दी। इसका क्या रिजल्ट निकला? क्या रिजल्ट निकला? फिर उनमें से एक साहब ऐसे हैं जो इस तरह बनी गाला आते जाते हैं जैसे वज़ीर आज़म साहब का अपना स्टाफ आता जाता है, जिन्हें उन्होंने इजाज़त दी हुई है। चलिए ब्रेक पर चलते हैं। इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बरतानवी अदालत का फैसला बानी मुत्तहिदा से मुताल्लिक, उसके ऊपर भी कुछ तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, बरतानवी अदालत ने ये जो फैसला दिया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, ये गुफ्तगू तो इस पर कल करेंगे तफसील के साथ। जी। ये अभी डॉक्यूमेंट एक मोहतरम दोस्त ने भिजवाया है। जी बताइए। ये बड़ी एक दिलचस्प बात उन्होंने बताई है, मेरे इल्म में नहीं थी कि जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स को फराहम की जाने वाली गैस की 2 अक़साम है। खाद की फैक्ट्रियों को जो गैस फराहम है जिससे खाद बनती है, जी। तो फील्ड गैस है ये 302 रुपये फ़ी MMBTU, ये बेसिक जो यूनिट होता है MMBTU इसको कहते हैं। और फ्यूल गैस जो है वो 1023 रुपये, उससे 3 गुना से भी कुछ ज़्यादा है। इसमें बात कल करेंगे इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस पॉलिसी को अगर बेहतर बनाया जाए तो एनर्जी पॉलिसी को, तो ये
बहुत काफ़ी इसमें बचत हो सकती है, अच्छे नताइज निकल सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका खसारा है यानी 70 रुपए का, अगर ये पूरे का पूरा 70 रुपये माहाना का, अगर ये पूरे का पूरा नहीं तो इसका एक हिस्सा ज़रूर कम हो सकता। ठीक है, चलिए अब बरतानवी अदालत का फैसला हारून साहब, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? तो बड़ा सिंपल है जी, वो तो हमेशा आपसे कहा है कि भाई ना तो इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई कभी होगी, ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये नहीं, खुद BBC इसमें वो इस पे डॉक्यूमेंट्री दिखा चुका है जिसमें इन सारे इल्ज़ामात की तस्दीक की गई है और ख़ुद वो माफ़ी मांग चुके हैं कि मैंने गलती की। अब अदालत के फैसले की बुनियाद क्या है, वो बड़ी दिलचस्प है कि इन्होंने ख़ातीन के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई है, इन्होंने अक़लियतों के हुकूक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, इन्होंने अल-कायदा की मज़म्मत और मुखालफत की है, इन्होंने दाइश की मज़म्मत और मुखालफत की है। और ये है कि बरतानवी जो निज़ाम इंसाफ है, कवानीन, उनका इत्तलाक पाकिस्तान जैसे मुल्कों की सूरत हाल पर नहीं हो सकता। वहाँ ये मसाइल हैं, लोग लापता होते हैं। अच्छा, लापता उनको पता नहीं है कि उनमें से बहुत से तो अफगानिस्तान में हैं, मेजॉरिटी अफगानिस्तान में उनकी, या पहाड़ों में छुपे हुए हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं जो बेगुनाह हों, गलती से पकड़ लिए गए हों, हो सकते हैं, डेफिनेटली होते हैं, जिसमें आखिरी दर्जे की एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि उससे बहुत ख़राबी पैदा होती। आप 100 उसूल ये है कि आप 100 मुजरम बरी हो जाएं, इससे इतना नुकसान नहीं होता जितना एक बेगुनाह को सज़ा देने से होता है, क्योंकि उससे बेशुमार रद्द-ए-अमल पैदा होता है, बेहिसाब बेकाबू हो जाता है। तो 2006 में तहकीक वो मुकदमा शुरू हुआ था, 2016 में हारून साहब। अच्छा 16 जी, 2019 में तहकीकात शुरू की। तो 2 साल में उन्होंने ये अजीब व गरीब फैसला नाकाबिल फ़हम है, 2 साल में उन्हें शहादत नहीं मिल सकी। ये जो 16,000 आदमी मरे थे, ये कोई खलाई मखलूक थी, कोई दूसरे सैयारे से आई थी जिसने मार दिए, कोई अपना हकीम सईद शहीद हुए थे, सलाउद्दीन शहीद हुए थे, बेशुमार फौजी अफसर मारे गए हैं। तो ये तो बिल्कुल उसी तरह का फैसला जैसे उज़ैर बलोच की भी आज जमानत हो गई है, 17वें केस में जमानत हो गई। अच्छा, एक साहब हैं, उन्होंने अडयाला जेल में हैं। हमारे निज़ाम इंसाफ का मसला है। सबसे दिलचस्प बात आपको बताता हूँ, ऐसे लोग मौजूद हैं जो मशवरा दे रहे हैं हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी कि उन्हें आने दें। ये क्या बात हुई हारून साहब? जी, कि वो मुकाबला करेंगे यहाँ आ गए पीपल्स पार्टी का। ये थ्योरी उस वक्त थी और उसका नतीजा क्या निकला था? उस जमात इस्लामी के मेयर को निकालना था, उस वक्त इनकी मदद की ज़रूरत थी। अभी भी उसका नतीजा क्या निकला था? फिर पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा ये तजर्बा किया, अमन कमेटी बनाई, अमन कमेटी वालों ने सरों से फुटबॉल खेला। पीपल्स अमन कमेटी बेनज़ीर ने कहा सिंध पुलिस से एक अफसर को बुला के कि हम भी अपने लोगों को मुसल्लह करते हैं। वो कोई दाना आदमी था, उसने कहा बड़ी तबाही होगी। याद है ना आपको, जब एवरेज 10 आदमी कत्ल होते थे जी, ये तो अभी भी बहुत कम। आप हारून साहब, बहुत ज़्यादा था कराची को जी, 10 तो एवरेज थी, बोरी बंद लाशें मिलती थी। उसने कहा बड़ी तबाही। बेनज़ीर ने फिर उसको रोक दिया। बहरहाल बेनज़ीर ने उसमें बहुत फ़ाइट किया था और एक दफ़ा अमन हो गया था। फिर जब वो हुकूमत बरतरफ हो गई, नवाज शरीफ साहब ने, आपको मालूम है कितने टेररिस्ट रहा किए थे, टेररिज्म के मुलज़म कितने? 500। और तावान दिया था, रियासत पाकिस्तान ने तावान अदा किया था 50 करोड़ रुपए। और अमन के हवाले और से ये सारे वहाँ जाते रहे, ये सारे वहाँ जाते रहे, पीपल्स पार्टी वाले भी, नून लीग वाले भी, और भी सारे। और मुशर्रफ साहब के दौर में तो कमाल ही है ना। यानी अरबाब रहीम साहब से मैंने पूछा कि किस तरह निज़ाम चल रहा है, उन्होंने कहा शहर उनके सपुर्द हैं, देहाती इलाका हमारे सपुर्द। बिल्कुल ऐसा ही है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में तो बाकायदा आते ही उन्होंने बड़े लोगों को कराची के अंदर ऐसे तो वो जो आदमी जिसकी ज़हनी हालत सब जानते हैं कि क्या है। अच्छा, इमरान फारूक के कत्ल का सुराग ही नहीं लगा सकी। यहाँ आई ब्रिटिश पुलिस, उसने शहादतें जमा की, सब कुछ किया, मालूम ही नहीं हो सका। ब्रिटिश दुनिया की बेस्ट पुलिस इमरान फारूक के कत्ल का सुराग नहीं लगा सका। सही। हारून साहब, इस फैसले के बाद बहुत सारी वीडियोस
मुतल्लिका शख्स की आना शुरू हो गई हैं, कितने खदशात हैं कि ऑडियोज आएंगी पाकिस्तान, खासतौर पे कराची के अमन के हवाले से ये खतरनाक हो सकती हैं? अगर आपकी इंटेलिजेंस ठीक रहती है, आपकी पॉलिसी बरकरार रहती है टेररिज्म के खिलाफ, आप डिटरमिन्ड रहते हैं, 1000 तकरीरें वो रोजाना कर ले। अच्छा, बरतानवी अदालत ने इस बात का कोई नोटिस ही नहीं लिया। हैरत की बात, 5 घंटे मीडिया पे, 3 घंटे तो यूजुअली तकरीर करता था। तकरीर नहीं हारून साहब, मीडिया यरगमाल होता था। हाँ, तो वो आपने इसे कोई नोटिस ही नहीं लिया। क्या अदालत है और क्या उसका फैसला है? हारून साहब, सूरत हाल अब इसलिए भी मुख्तलिफ है। CPEC का सेकंड फेज है बलूचिस्तान के अंदर, हम देख रहे हैं टेररिज्म के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, इंस्टेबिलिटी बढ़ने की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं, ऑपोजिशन एक अलग मामलात लेकर चल रही। ऐसे में अगर कोई इकदाम उठा लिया जाता है तो कितना खतरनाक होगा? मुझे इन साहब ने खुद फोन किया था एक दिन। अच्छा, पुरानी बात है। पहले तो मैंने सुनने से इनकार कर दिया, फिर उन्होंने कहा सुन तो लें, फिर मैंने कहा कल फ़ोन करें। कल फ़ोन किया, अगले दिन दोपहर को यानी रात को बात हुई। मैंने कहा 1 घंटे के बाद करें। मैंने कहा देखे कितना ये बड़ा, ऐसे लोग बहादुर कुछ नहीं होते, वो ऐसे ही जो डर जाते हैं वो डर जाते हैं। मैं तो आपको पता डट के उस ज़माने में भी कहता था कातिल हैं, बत्तखोर हैं। आप तो और माशाल्लाह मुझे तो किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह धमकी भी नहीं दी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी धमकी देने की। वो टीवी पे ही थे, कोशिश करते थे, बदतमीजी करते थे, तो उसका क्या, हम भी जवाब मुनासिब देते मुनासिब अल्फाज में, लेकिन ये कहते थे कातिल है, बत्तखोर है। तो उसी वजह से तो मेरे बाद लोगों से मरासिम हुए, उसी वजह से तो अपने मुस्तफ़ा कमाल साहब से ने मुझसे रब्ता किया और लोगों ने रब्ता किया। मैंने फिर कुछ और लोगों से मिलवाया, सिविलियन से, कोई सियासी लोगों से नहीं, गैर सियासी लोगों से, और मतलब उसमें तब्दीली आनी शुरू हुई। मेरे जैसे सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे अपनी अपनी जगह पे। थोड़ी सी हमने भी कोशिश की। मुझे नहीं धमकी दी वैसे किसी ने, मुझसे जनाब उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत का मुजाहरा किया, मुझसे मशवरे मांगे, मुझसे कहा कि जनरल मिल जाए, जनरल, और कुछ बागैरत लोग मिल जाएं तो इनकलाब आ जाए। मैंने कहा कौन सा इनकलाब? इनकलाब आवाम लाते हैं। आप एक छोटी सी पार्टी के, मुतनाज़ा पार्टी के सरबराह हैं। इनकलाब वहाँ आते हैं जहाँ भूख हो, जहाँ लोगों को खाने के लिए ना मिलता हो, जहाँ एक कैडर तैयार किया हो। उसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही थी, ये जो सैलाब आए हैं, 2010 की बात है। अच्छा, ये जो सैलाब आए हैं ये लेज़र के ज़रिए बर्फ़ पे गला के लाया गया। मैंने इस पर रिसर्च की है। मैंने कहा मेरे मोबाइल में महकमा मौसमियात का रोज़ाना का, उस वक्त हफीज़ साहब थे तो उनके साथ न्याजमंदी थी, तो मुझे हर रोज़ भेजते थे वो डेली अपडेट। तो मुझे पता था कि वो बर्फ़ पिघल रही है और सैलाब का अंदेशा है। अच्छा। और उन्होंने हुकूमत को भी बता दिया था। वह ये तो उनका हाल था मौसूफ का। और ज़हनी कैफियत ये थी कि बिल्कुल बेसरोपा गुफ्तगू कर रहे। चलिए इसके साथ ही ब्रेक पर चलते हैं। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अरब ममालिक के अंदर इसराइल के बढ़ते हुए असर व रसूख और इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, इसराइल के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पे बात होगी, मगर उससे पहले आपको खबर शायद देना चाह रहे थे अभी। नहीं, वो तो आपको बता दी थी। खबर इतनी है, वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए, और इस तरह रेगुलेट किया जाए कि उसकी आज़ादी तो मजरूह न हो, यानी उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अच्छा। यानी आदमी अपनी आइडेंटिटी जाहिर करे और जो मर्जी ट्वीट करता फिरे, कोई पाबंदी नहीं होगी। या इसका जायज़ा लिया जाएगा कि रूस और चीन की तरह अपना सिस्टम बनाए। उसमें यह है कि बाहर से बैठ के लोग देखें ना, ये जो थी अपना TTP नहीं, वो दूसरी जो थी पश्तून तंजीम, वो इंडियन अमेरिकन फ़ौज के रिटायर्ड अफसर उसके लिए वो मैसेज करते रहते थे ट्वीट पे। इंडिया से बहुत सी, वो तो डिसइंफो लैब तो आपको पता ही। जी, उसके तो कई केसेस। बहरहाल अभी ये तो इब्तदाई है, पता नहीं वो कोई मंसूबा बनता है, कैसे बनता है, ज़ाहिर कानून बनेगा, अदालतों को भी एतमाद में लेना होगा, ये तो उसके बाद ये फाइनल स्टेज पे जाएगा। बहरहाल मेरा मौक़िफ़ यही है, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो ये कहते हैं कि आपको पूरी आज़ादी होनी चाहिए लेकिन अपनी आइडेंटिटी शो करें। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, चलिए अब इसराइल के हवाले से हारून साहब, तुर्की के भी साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। कल आपने बताया अरब ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पे भी अरब ममालिक ने दबाव डाला हुआ है, इंडोनेशिया पे भी है। अच्छा जी,
इंडोनेशिया वाले भी नहीं मान रहे, पाकिस्तान भी नहीं मान रहा। बात ये है कि कोरोना ने मार डाला है, इन्फ्लेशन ने मार डाला है मुल्कों को। अरब मुल्क तो खैर कुछ दमखम है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। अब वो अपना गए हैं, बहरीन पहुंचे हैं रुदगान, और आइजक जो प्रेसिडेंट है, पहले तो नेतन्याहू रहा को 15 साल इंतहा पसंद था, आइजक हर्जोग है, ये पहुंचेगा 9 और 10 मार्च को वहाँ। और फिर इसके बाद वो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है। फिर रुदवान साहब जाएंगे सऊदी अरबी, अमारात, बहरीन अमारात में का दौरा कर चुके हैं, वो अपना सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे। यानी इसकी पूरी मिडिल ईस्ट की सूरत हाल ही बदल जाएगी, ईरान टारगेट हो जाएगा। और वैसे ईरान के बारे में मेरा हमेशा से ये अंदाज़ा है कि फाइनली ये भी सेटलमेंट करेगा अमेरिकियों के साथ। ये बाहर से जो कुछ लोग देखते हैं, मैं वहाँ होके आया हूँ, वो अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान नहीं मान सकता। पाकिस्तान में जिस हुकूमत ने माना, इंडोनेशिया ने भी इनकार कर दिया। अरब मुल्कों का इसरार बहुत है, और जिन अरब मुल्कों का आपको अंदाज़ा ही है, जिस हुकूमत ने माना वो हुकूमत नहीं रह सकती, बहुत अफरा तफरी फैल जाएगी। तो हारून साहब, इस तरह पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव बढ़ता चला जाएगा, तुर्की के हवाले से पहले था, तुर्की बड़ा मुखालिफत में था। दबाव क्या होता है? कोई इंसानों के हाथ में अल्लाह ताला ने अपनी दुनिया शैतान के हवाले कर दी है। बिल्कुल। दबाव क्या होता है? दबाव आप खड़े रहें तो आप आलम इस्लाम के लीडर हैं। ओ भाई, अगर पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम तो पाकिस्तान के पास है ना, मिसाइल तो पाकिस्तान के पास है ना, आलम इस्लाम की तमाम राय अमन तो इसराइल के खिलाफ। इतनी स्ट्रांग नहीं है हारून साहब, ये भी अलमिया तो है। बात तो करने दे मुझे। पोजीशन स्ट्रांग कौन करता है? बंदे करते हैं। कह देते हैं कि पोजीशन किसने स्ट्रांग की थी? अल्लाह ने की थी ना। यानी ये अजीब बात है। अच्छा, फिर आप ऐसा करें कि अमेरिका से कहें कि जनाब हम सरेंडर करते हैं, हमारा आइन भी आप बना दें, हमारी मईशत भी आप चलाएं, ज़ाहिर है वो 100-200 बिलियन डॉलर आपको दे सकते हैं, आपका एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे, खुशहाली होगी। ओ भाई, आज़ादी की कीमत होती है। मजबूरी क्या है? कोई मजबूरी नहीं है दुनिया में। दुनिया में छोटी छोटी कौमों ने ग्रो किया है। ठीक है। ये इतना सा सिंगापुर था, इतना सा सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ था। चलिए, दुनिया की अजीम तरीन मईशतों में वो शामिल हो गया। मलेशिया ने किया है, तुर्कों ने किया है। दबाव वो है जो आप महसूस करते हैं। ताकत और कमजोरी इंसान के अंदर होती है, बिल्कुल से अपने फेथ और बिलीव में होती है। बहुत शुक्रिया। जालक ने रोक दिया था ना अमेरिकी सफीर को। खराब। चले देखते हैं क्या रिजल्ट्स बरामद होते हैं। शुक्रिया, देखने वालों को शुक्रिया। खुदा हाफिज।